हेलो दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस और सच कहूं तो बहुत ही मजेदार प्ले के बारे में, जिसका नाम है द सेकंड शेपर्ड्स प्ले। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या करने वाले हैं? हम इसके राइटर को जानेंगे, इसकी प्लॉट को समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके पीछे छुपे डीप मीनिंग को डिकोड करेंगे। बेसिकली इसको इतना आसान बना देंगे कि आपके एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले इसके मिस्टीरियस राइटर की बात करेंगे, फिर प्ले के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद इसकी मजेदार कहानी में डाइव करेंगे और आखिर में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि इस प्ले को लिखा किसने, और यही इसकी सबसे पहली मिस्ट्री है। सच तो यह है कि हमें पता ही नहीं है। इनका असली नाम तो हिस्ट्री में खो गया है, लेकिन लिटरेचर के एक्सपर्ट्स इन्हें एक खास नाम से जानते हैं, द वेकफील्ड मास्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त वेकफील्ड साइकिल नाम से प्लेज का एक पूरा कलेक्शन था, और उन सब में इनकी राइटिंग स्टाइल इतनी यूनिक और पावरफुल थी कि वो अलग से ही पहचान में आ जाती थी। और उनकी राइटिंग स्टाइल का सीक्रेट सॉस क्या था? इसे कहते हैं वेकफील्ड स्टैंजा। अब थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत कूल है, सुनिए। ये एक 9 लाइन का स्टैंजा है जिसका राइम स्कीम है ए बी बी सी 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 बी सी। इसमें क्या होता है, 4 लंबी लाइंस, फिर एक छोटी सी बॉब लाइन और फिर 4 और छोटी लाइंस। इस अजीब से स्ट्रक्चर से ना डायलॉग्स में एक कमाल की एनर्जी आ जाती थी, एक रिदम बन जाता था। और ये रिदम कॉमेडी और सटायर यानी हंसी मजाक और तनकीद के लिए एकदम परफेक्ट था। यही उनका सिग्नेचर स्टाइल था। ओके, राइटर की बात हो गई। अब आते हैं एक्चुअल प्ले पर। तो ये प्ले है क्या? ये एक मिस्ट्री प्ले है। अब ये क्या चीज़ है? सोचो, मिडिल एजेस का टाइम है, टीवी इंटरनेट तो है नहीं, तो लोगों को बाइबल की कहानियां कैसे सुनाते थे? प्लेस के जरिए। ये प्लेस बड़े बड़े वैगन्स यानी गाड़ियों पर परफॉर्म किए जाते थे, जिनको पैजेंट वैगन्स कहते थे। ये गाड़ियां शहर के चौक पर आती थी और सारे आम लोग इकट्ठे होकर इन्हें देखते थे, बिल्कुल एक ट्रैवलिंग थिएटर जैसा। तो इस ट्रैवलिंग थिएटर के स्टार्स कौन हैं? देखिए, इस प्ले के कैरेक्टर्स ना उस टाइम के इंग्लैंड के आम लोगों की आवाज है, बिल्कुल रियल। सबसे पहले है कॉल, पहला गदरिया। इसकी प्रॉब्लम अमीर लोग और उनके भारी भरकम टैक्सेस। फिर है गिब, दूसरा गदरिया। इसका दुख इसकी शादीशुदा जिंदगी। और तीसरा है डॉ, सबसे छोटा, बेचारा भूख और ठंड से परेशान है। इन तीनों के अलावा सीन में एंट्री होती है हमारे विलन की, मक, एक जाना माना भेड़चोर, और उसकी पत्नी गिल, जो चालाकी में उससे 2 कदम आगे। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। प्ले का पहला हिस्सा एकदम जबरदस्त कॉमेडी है, एक फार्स। सीन क्या है सोचिए। एक काली ठंडी रात, बिल्कुल हड्डियां कपा देने वाली सर्दी, और इस सर्दी में ये तीनों गदरिये कोल, गिब और डॉ एक खुले मैदान में बैठे हैं और अपनी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। प्ले शुरू होता है कॉलगे की इस लाइन से, लॉर्ड वॉट दीज वेदर्स आर कोल्ड एंड आई एम इल रैप्ड, यानी हे भगवान, कितनी ठंड है और मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं। ये लाइन सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है, ये उनकी गरीबी दिखाती है। और इसके आगे वो सीधा जेंटलमैन यानी अमीर लोगों पर अटैक करता है कि वो कैसे गरीबों का खून चूसते हैं। अच्छा, एक तरफ कोल सिस्टम से परेशान है, तो दूसरी तरफ गिब की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। वो अपनी बीवी और शादी की मुसीबतों का रोना रोता है। और आपको बता दूं, मिडीवल टाइम्स में ना ये हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक वाला ह्यूमर बहुत पॉपुलर था। ऑडियंस को इसमें बहुत मजा आता था। और फिर आवाज आती है डॉ की, सबसे यंग शेपर्ड। उसकी शिकायत सबसे बेसिक है, मौसम और भूख। लेकिन याद रखिएगा, इन तीनों में डॉ ही सबसे स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट है। आगे स्टोरी में उसकी यही तेज नजर काम आने वाली है। अब इनकी बातों के बीच वहां आ धमकता है मैक। तीनों गदरिये जैसे ही सो जाते हैं, मैक उन पर एक जादू सा फूंकता है और उनकी सबसे मोटी भेड़ा चुराकर ले जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी गिल एक कमाल का प्लान बनाती है। प्लान ये है, भेड़ को एक क्रेडल यानी पालने में लिटा दो और उसे ऐसे ढक दो जैसे वो एक नया पैदा हुआ बच्चा हो। जब बेचारे गदेरिये अपनी भेड़ ढूंढते हुए मैक के घर पहुंचते हैं, तो गिल नाटक करना शुरू कर देती है कि उसे अभी अभी बच्चा हुआ है और वो बहुत दर्द में है। और गदेरिये बेचारे उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं, डॉन, जो सबसे समझदार था, कहता है, रुको, नए बच्चे के लिए कोई गिफ्ट तो दे दें। और जैसे ही वो गिफ्ट देने के लिए कंबल हटाता है, उसे बच्चे का चेहरा नहीं बल्कि भेड़ का लॉन्ग स्नाउट यानी लंबा सा मुंह दिखता है। भांडा फूट जाता है।
अब देखिए, उस जमाने में भेड़ चोरी की सजा सीधा फांसी थी, लेकिन ये गदरिये उसे एक अलग ही सजा देते हैं। वो माँ को एक कैनवस ब्लैंकेट में लपेटकर हवा में उछालते हैं। ये एक तरह की बेइज्जती वाली सजा थी, मौत नहीं। और यहाँ अचानक सब कुछ बदल जाता है, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न। जो हंसी मजाक स्लैपस्टिक कॉमेडी चल रही थी वो एकदम से रुक जाती है और प्ले का मूड बिल्कुल सीरियस और सेक्रेड हो जाता है। आसमान से एक एंजल, एक देवदूत प्रकट होता है। वो ग्लोरिया इन एक्सेल्सिस गाता है और गधेरियों से कहता है, राइज हर्ट्समैन है, फॉर नाउ इज ही बॉर्न दैट शैल टेक फ्रॉम द फील्ड दैट एडम हैड लॉर्न। इसका मतलब है, उठो गधेरियों, क्योंकि उसने जन्म ले लिया है जो शैतान से वो चीज़ वापस ले लेगा जो एडम ने गवाई थी। ये इंसानियत के सैल्वेशन का मैसेज है। और एंजल उन्हें बेथलेहम जाने को कहता है। तो अब ये गदरिये बेबी जीसस के पास पहुंचते हैं और उनकी गिफ्ट्स देखिए, कितने सिंपल और दिल से दिए हुए हैं। कॉल देता है अ बॉब ऑफ चेरीज। सोचो, सर्दियों में चेरीज, ये एक चमत्कार जैसा है, नए जीवन का सिंबल। गिब एक चिड़िया देता है और डॉ एक टेनिस बॉल। अब इस टेनिस बॉल का मतलब दुनिया का ग्लोब भी हो सकता है, या फिर आम बच्चे के लिए एक सिंपल सा खिलौना। कितना खूबसूरत है ना। चलिए, अब आते हैं इस प्ले के सबसे ब्रिलियंट हिस्से पर, इसके क्रिटिकल एनालिसिस पर। आप सोच रहे होंगे कि मैक और उस भेड़ की कॉमेडी कहानी का क्या मतलब था। वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं था, वो एक बहुत ही क्लेवर पैरोडी थी, एक पैरेलल स्टोरी जो असली पवित्र कहानी के लिए जमीन तैयार कर रही थी। अब जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ इस प्ले का पूरा जीनियस छुपा है। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों नेटिविटीज यानी जन्म की कहानियों को। एक तरफ है मॉक नेटिविटी, मक्के घर का झूठा नाटक। दूसरी तरफ ट्रू नेटिविटी, बेथलेहम की असली कहानी। देखिए कैसे पैरेलल चलता है सब। मॉक नेटिविटी में पिता कौन है? मक, एक चोर। ट्रू नेटिविटी में गॉड या जोसेफ। मॉक नेटिविटी की माँ गिल, एक धोखेबाज। और ट्रू नेटिविटी में मेरी, जो ग्रेशियस है। सबसे बड़ा क्लू, बेबी कौन है? मक्के घर में है चोरी का भेड़, अ लैम्ब। और बेथलेहम में कौन है? जीसस, जिनको लैम्ब ऑफ गॉड यानी ईश्वर का मेमना कहा जाता है। देखा कनेक्शन? एक जगह गडरिये गुस्से में सर्च करने आते हैं, दूसरी जगह वही गडरिये पूजा करने आते हैं। मॉक नेटिविटी का आउटकम है सजा और ट्रू नेटिविटी का आउटकम है सैल्वेशन यानी मोक्ष। अमेजिंग है ना। राइटर ने एक और बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज की है जिसे कहते हैं अनैक्रोनिज्म। इसका मतलब होता है किसी चीज को गलत टाइम पीरियड में दिखाना। जैसे प्ले में गडरिये क्राइस्ट के पैदा होने से पहले ही बाय क्राइस्ट की कसम खाते हैं और इंग्लैंड के शहरों का नाम लेते हैं। अब ये राइटर की गलती नहीं थी, उसने ये जानबूझकर किया। क्यों? ताकि उसकी 15th सेंचुरी की इंग्लिश ऑडियंस को ये प्राचीन कहानी अपनी लगे, रिलेटेबल लगे। तो चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये प्ले इतना टाइम टेस्टेड क्यों है? क्यों 600 साल बाद भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? तो इस पूरे प्ले से आपके एग्जाम्स के लिए की टेकअवेज क्या हैं? ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। नंबर 1, सोशल रियलिज्म। ये प्ले उस दौर के गरीब लोगों की असली प्रॉब्लम्स को आवाज देता है। नंबर 2, ब्लेंडिंग सेक्रेड एंड प्रोफेन, यानी धार्मिक कहानी को आम जिंदगी की कॉमेडी के साथ मिक्स करना। नंबर 3, टाइपोलॉजिकल पैरोडी। ये वही पैरेलल वाला आइडिया है जहां कॉमेडी वाली स्टोरी सीरियस स्टोरी को फोरशैडो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 4, द डिग्निटी ऑफ द कॉमन मैन। ईश्वर का सबसे पहला मैसेज किसी राजा या अमीर को नहीं, बल्कि इन हम्बल आम गडरियों को मिलता है। तो मैं आपको इसे एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, एक आखिरी थॉट। हाउ कैन ह्यूमर बी द मोस्ट सीरियस वे टू टेल द ट्रूथ? क्या हंसी मजाक सच बोलने का सबसे गहरा, सबसे असरदार तरीका हो सकता है? ये प्ले तो यही साबित करता है कि कॉमेडी के पीछे भी एक बहुत पावरफुल सोशल और रिलीजियस मैसेज हो सकता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग लिटरेरी एनालिसिस के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।